हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमने मन के भोले भाले बादल कविता पढ़ी थी और यह एक बहुत ही सुंदर कविता थी। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, लेकिन हमने उस पर चर्चा नहीं की थी। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करेंगे और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था या कोई भी दुविधा थी, आज वो सभी दुविधा इस वीडियो में उनकी दूर हो जाएगी। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं का प्रश्न, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। इसका उत्तर है, जब बादल बहुत अधिक बारिश करते हैं तो जब ज़्यादा पानी हो जाता है, यानी कि पानी का स्तर बढ़ जाता है, इसीलिए नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। ख प्रश्न, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। कभी हमने तो नहीं देखा बादल को ढोल बजाते हुए, लेकिन यहाँ लिखा है बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो जब बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज़ होती है तो ऐसा लगता है कि मानो वो ढोल बजा रहे हैं। ग प्रश्न, बादल कैसी गतिविधियां करते होंगे। बादल या तो गरजते हैं या तेज तेज बारिश लाते हैं या कभी कभी तो बाढ़ भी ले आते हैं। तो इस तरीके से वो मतलब शैतानियाँ करते होंगे। घ प्रश्न, तूफान क्या होता है और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। सभी बच्चों को पता है, जब तूफान आता है तो तेज़ तेज़ हवा चलती है, आकाश में बहुत गहरे और काले बादल छा जाते हैं और उनके बीच में क्या होती है, बिजली भी कड़कती है। इससे ही तूफान पैदा होता है और इसलिए ये सब कौन लेकर आते हैं, बादल। तो बादलों को तूफानी कहा गया है। अगला प्रश्न, साल के किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। यानी कि एक साल में ऐसे कौन से महीने आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वो महीने हैं जुलाई और अगस्त। यानी कि इन 2 महीनों में बाकी महीनों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा होती है। च प्रश्न, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि काले बादल, लेकिन हमेशा बादल काले नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए आप, बादल काले, गहरे स्लेटी और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। सूर्य की किरणों के कारण कभी कभी उनका रंग दिखता भी नहीं है, इसलिए हमें बादल को केवल काले नहीं कहना चाहिए। 6 प्रश्न, बताओ कौन कैसा होता है। सूरज सी कैसी, चमकीली। सूरज सी चमकीली कौन, थाली। इसमें आप अपना स्वयं का उत्तर भी लिख सकते हो। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप उसको समझें। सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा गोरा मुखड़ा। हम कहते हैं ना किसी किसी को कि अरे इसका तो चंदा सा गोरा मुखड़ा है। हाथी सा भारी भरकम आदमी। हाथी बहुत भारी भरकम होता है, तो कभी कभी कोई आदमी बहुत मोटा होता है तो उसको कह देते हैं ना लोग, ओए हाथी सा भारी भरकम आदमी। चौथे नंबर पे देखिए, जोकर सा हंसमुख स्वभाव। यानी जोकर बहुत हंसाता है, इसलिए उसको हंसमुख कह सकते हैं। तो जोकर सा हंसमुख स्वभाव। परियों सा सुंदर पंख। परियों के पंख होते हैं और वो भी सुंदर से, तो परियों सा सुंदर पंख। गुब्बारों सा, गुब्बारा फूला हुआ होता है, तो गुब्बारों सा फूला पेट। ढोलक सा बजता डिब्बा। ढोलक सा बजता डिब्बा। कभी कभी छोटे बच्चे या फिर आप भी डिब्बे लेकर उसको ढोल बना के बजाते हो ना, तो ढोलक सा बजता डिब्बा। उसके बाद मैंने एक अभ्यास पत्रिका दी थी जिसके अंदर केवल प्रश्न लिखे थे, उत्तर नहीं थे, जिसे करने में 1-2 बच्चों को परेशानी भी हुई। लेकिन अभी आप अपने अपने उत्तर को इस वाले उत्तर से मिलाएंगे और देखेंगे कि आपने कितना सही लिखा है और कितना गलत। सबसे पहले संख्या पे देखिए, पद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या होता है, कविता की जो कुछ पंक्तियां होती हैं उनको पद्यांश कहते हैं। इसमें कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई थी, मैंने वहाँ पे पूरा यहाँ नहीं लिखा है सभी लाइनों को। कुछ तो लग थे और अंत में था बजाते बादल।
तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला प्रश्न, यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? सभी बच्चों को पता है कि हमने कौन सी कविता की थी? मन के भोले भाले बादल। तो यह पंक्तियाँ मन के भोले भाले बादल से ली गई है। ख प्रश्न, इस कविता के कवि का नाम क्या है? जब हमने कविता खत्म की थी तो उसके अंत में हमने उसके कवि का नाम भी याद किया था। तो इस कविता के कवि का नाम क्या था? कल्पनाथ सिंह। ग प्रश्न, बादल अपने साथ क्या क्या लाते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे बादल अपने साथ पानी और कभी कभी तूफान भी लाते हैं। और इससे भी अलग अगर आपको कुछ लगता है तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। घ प्रश्न, ढोलक ढोल बजाते बादल का क्या अर्थ है? ढोलक ढोल बजाते बादल का अर्थ होता है गरजते बादल। कैसे बादल? गरजते हुए बादल। जब बादल गरजेंगे तभी तो उसमें से आवाज़ आएगी। तो ढोलक ढोल बजाते बादल का अर्थ है गरजते बादल। अगला प्रश्न, तूफानी शब्द से जैसे दो तुक वाले शब्द लिखो। अब तुक वाले शब्द होते क्या हैं? पहले तो ये समझना है आपको। मिलते जुलते शब्द, यानी कि जिनकी आवाज़ एक जैसी लगती हो। जैसे तूफानी है तो शैतानी, पानी, नानी। आप ये सभी शब्द देखेंगे, इनके अंत में क्या है? आवाज़ एक जैसी ही है। तो इसलिए इनको तुक वाले शब्द कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, इसके अंदर आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है और वो भी कितने? 2 लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। आप इसमें से कोई भी 2 जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जब एक ही शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे आसमान है, यहाँ पे आसमान के सामने लिखा है नभ, अंबर, आकाश। यानी कि हम आसमान को नभ भी कह सकते हैं, अंबर भी कह सकते हैं और आकाश भी कह सकते हैं। यानी कि जब एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसी तरीके से पहला हमने चर्चा कर लिया, आसमान को नभ, अंबर, आकाश कह सकते हैं। पानी, पानी को जल, नीर और वारी। जल, नीर, वारी तीनों का ही एक ही अर्थ है पानी। कमल, सरोज, पंकज, नीरज। कमल को सरोज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं और नीरज भी कहते हैं। देखिए, पानी में नीर था और कमल में नीरज है, यानी कमल कहाँ पे खिलता है? पानी के अंदर। तो इसलिए इसके अंदर आया है नीरज। अगला है बादल। बादल को हम मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं और वारिद भी कहते हैं। अभी आप ख नंबर पे देखिए, पानी के पर्यायवाची में वारी लिखा है, यानी कि पानी का अर्थ वारी भी होता है। और बादल के अंदर वारीद लिखा है, यानी बादल के अंदर पानी होता है ना, बादल पानी लेकर आते हैं, इसलिए वारीद। अंगा, हाथी। हाथी जो है उसको हम गज कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं और कुंजर भी कहते हैं। नदी, नदी सरिता, तटिनी, तरंगिनी। नदी के अंदर उसकी जो धारा होती है उसमें तरंगे होती है तो तरंगिनी। उसके बाद तीसरी संख्या पे देखिए, एक प्रश्न है जहाँ लिखा है द्विरुक्त व्यंजन से 3 शब्द बादल में लिखो। यहाँ मैंने बादल नहीं बनाया है, आप लोगों ने बनाया होगा, उसके अंदर आप मिलाएंगे। आपके उत्तर इससे अलग भी हो सकते हैं। द्विरुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही व्यंजन को 2 बार लिखा जाता है और उसमें से जो उसका पहला व्यंजन है वो आधा है। जैसे पहले में लिखा है आधा ब और पूरा ब, तो यहाँ पे 2 बार लिखा गया है एक ही व्यंजन को। तो ऐसे शब्द लिखने हैं आपको जिसमें इनका प्रयोग हुआ हो। तो आधा ब और पूरा ब से बनने वाले 3 शब्द कौन से हैं? गुब्बारा, बब्बर, झब्बर। फिर दूसरे खाने में देखिए, आधा न और पूरा न है, यानी कि गन्ना, संपन्न, अन्न। आधा म फिर पूरा म से बना हुआ शब्द लिखना है इसमें 3, सम्मान, चम्मच, उम्मीद। इसी तरीके से आधा च और पूरा च से बच्चा, कच्चा, सच्चा। आधा ज और पूरा ज से सज्जन, लज्जा, मज्जा। आधा क और पूरा क से चक्की, मक्का, धक्का। आप इनसे अलग भी कोई भी शब्द लिख सकते हो जो आपको लगता है कि वो भी इसमें आप लिखना चाहें। चौथा प्रश्न,
जो दिया गया था उसके अंदर 2 चित्र बने थे। उन दोनों चित्रों को आपको ध्यान से देखना था और वो दोनों चित्रों में 2 स्थिति दी गई थी जो पानी के कारण होती है। तो पहली स्थिति में आपने देखा कि हर जगह सूखा-सूखा सा पड़ा हुआ है, तो वो सूखा का दृश्य है। और दूसरे में घर बने हुए हैं जो पानी में डूब रहे हैं। तो जब घर पानी में डूबते हैं तो इसका मतलब होता है बाढ़। तो हम इसमें सूखा में यहाँ पे मैंने 3 बातें लिखी है, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो। सूखा क्या होता है? जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। और जब सूखा पड़ता है तो पेड़ पौधे भी जो होते हैं पानी न मिलने के कारण सूख जाते हैं और उस बार फसल भी नहीं होती है। और सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि जब बारिश नहीं हो रही है तभी सूखा पड़ रहा है, तो बारिश तो हमारे हाथ में है नहीं, तो ये प्राकृतिक आपदा है। और इससे जब फसलें नहीं होंगी तो भूखमरी भी होगी। दूसरी स्थिति जो थी उसमें बाढ़ थी, तो यह बाढ़ की स्थिति है। और जब बाढ़ कब आती है? बिल्कुल सूखा से ये विपरीत स्थिति होती है। सूखा में पानी नहीं होता, लेकिन बाढ़ में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। इतना पानी जिसके कारण फसलें डूब भी जाती हैं और घर भी डूब जाते हैं, बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं। तो बाढ़ आने से बहुत सारे लोगों के जान और उनके सामान की बहुत बड़ी मात्रा में हानि होती है। और बाढ़ आती कब है? जब बहुत अधिक बारिश होती है या कोई बांध टूट जाता है या बर्फ़ पिघल जाती है। बर्फ़ पिघलती है, बहुत ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलने लग जाते हैं तो बाढ़ आती है। तो इस तरीके से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों की यहाँ पे चर्चा की। आशा करती हूँ कि सभी विद्यार्थी इनको पुनः अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।